Hello students, good morning. So today we are ready to get start our new chapter, that is rise of social movements. In previous chapters we have discussed about emergency period. During emergency period which policies were adopted by our government, ये सब हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा जो डेमोक्रेसी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा गया और किस प्रकार से जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स उस दौरान जो वो हुए प्रजातंत्र के अंदर। ठीक ऐसे ही हम इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, बट उनमें और इनमें डिफरेंस है क्या, इस चैप्टर में जैसे कि नाम ही शो कर रहा है राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स का मतलब है भी उदय होना किसका, सोशल मूवमेंट्स का। सोशल मूवमेंट्स मतलब सामाजिक आंदोलन, एक तरह से आप कह सकते हो, जो सोसाइटी की भलाई के लिए कहे गए हैं। जन आंदोलन, जन आंदोलन का मतलब क्या है, सोशल मूवमेंट्स है क्या, सीधा सीधा अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए जो भी आप इकट्ठे होकर एक समूह में प्रयास करते हो और उस लक्ष्य को आप एक समाज के लिए जो है किसी प्रथा को बदलने के लिए, एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए करना चाहते हो, आपका इंटेंशन ही ये है, तो उसको हम जन आंदोलन कहेंगे। अब ठीक ऐसे ही इस चैप्टर में हम डिफरेंट जो हमारे मूवमेंट्स जो है किए गए सोसाइटी के लिए, उन आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। सारा का सारा ये चैप्टर आपका मूवमेंट्स बेस्ड है और इनमें से कुछ के नाम आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 10th 11th में भी आपने इनका जिक्र सुना होगा। जैसे चिपको मूवमेंट आपके सामने सबसे पहले, पार्टी बेस्ड मूवमेंट है, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट है, दलित पैंथर्स है, भारतीय किसान यूनियन है, नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्मा है, ये आपने 7th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। फिश वर्कर का एक ग्रुप होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आप आंदोलन होते क्या है बेसिकली, जब पीपल की डिमांड होती है सरकार को लेकर, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो या फिर पॉलिटी के लिए हो, किसी भी राइट को लेकर, तो जब लोग डिमांड करते हैं सरकार से तो वो मांग ही, जब उस मांग को नहीं माना जाता है तब तक उनसे पहले जो भी प्रयास किए जाते हैं उन्हें आंदोलन का रूप दिया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में वही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, ये बेसिकली कब स्टार्ट हुआ, 1970s के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन का रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। चिपको का अर्थ सीधा सा होता है जैसे पेड़ों से चिपक जाना, चिपको मतलब चिपक जाना, चिपका हुआ आंदोलन वो क्या था, यानी कि इस आंदोलन के अंदर लोग जो वो पेड़ों के साथ चिपक गए थे। कहाँ पर हुआ, यूपी के अंदर एक गढ़वाल एरिया पड़ता है और उस गढ़वाल एरिया के अंदर एक रेणी गांव है। रेणी गांव के अंदर जो है वो गढ़वाल रीजन के अंदर रेणी गांव में यूपी में पेड़ों को जगह जगह से जो वो लोग काट रहे थे। और इसके साथ ही जो एक कंपनी आ गई, कंपनी के ठेकेदार जो थे वो खेल कूद का सामान बनाने के लिए जो वो पेड़ों को बड़े लेवल पर काटना चाहते थे। अब ये बात वहाँ के गाँव के लोगों को पसंद नहीं आई, तो ऐसे में सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने इस आंदोलन को जो हो उसकी लीडरशिप की, सुंदरलाल बहुगुणा जी, और साथ ही साथ ग्रामीण जो महिलाएं थी उनकी लीडरशिप में ये आंदोलन जो वो गढ़वाल और कुमाऊं एरिया पड़ता है, आपने कुमाऊं हिमालय, और ये इसमें आपने 9th क्लास के अंदर जो वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, एरिया जो आता है हिमालय का उसमें आता है ये। तो कुमाऊं जो उत्तराखंड का एरिया पड़ता है वहां पर, और कुछ एरिया जो है आपका यूपी का, उन एरिया में ये फैल गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी है जो है इसके लीडर थे। तो ये आंदोलन चलाया गया, इसमें लोग जो वो पेड़ों के साथ चिपक गए और जब ठेकेदार और वो जो वर्कर आए काटने के लिए पेड़ों को, तो उन्होंने बोला पहले हमें काटिए उसके बाद पेड़ों को काटिए। तो बेसिकली इस आंदोलन के अंदर क्योंकि लोगों की एक पेड़ों के साथ एक गहरी अटैचमेंट थी, वो चाहते थे कि पेड़ों को ना काटा जाए क्योंकि पेड़ों को काटने से बहुत बड़ा नुकसान जो वो होगा। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि एक पर्यावरण एनवायरमेंटल जो है मूवमेंट था, एनवायरमेंट को बचाने के लिए किया गया था। तो इस आंदोलन के अंदर जो है वो इसके हम एनवायरमेंट मूवमेंट जो है कहा जाता है। और इसके अंदर हिमालय क्षेत्र में जितने भी जंगल थे वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या जो थी उसका आजीविका का सोर्स था पेड़, यानी कि पेड़ों से ही
उनकी आजीविका जो वो चलती थी। इसीलिए लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि पेड़ों को काटा जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए ईंधन है, पशुओं के लिए चारा है, औषधि है, जड़ी बूटियां हैं, ये लोग जो है सारी की सारी चीजें इन पेड़ों से ही लेते थे। ऐसे में ठेकेदार जो था इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग थे उनका आर्थिक शोषण करते थे। वे उनसे जो काम लेते थे उनके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते थे। ऐसे में ठेकेदार जो थे वहां उनके साथ बड़े बड़े भूमिपति भी जो वो मिल जाते थे, तो दोनों ही मिलकर जो वो उनसे कर्जा उनको पहले दे देते थे और फिर उस कर्जे के ऊपर मन माना जो वो ब्याज लगाकर उनसे वसूल करते थे। तो उनकी आर्थिक समस्याएं और भी जटिल थी वहां के लोगों की। ऐसे में ठेकेदार और साहूकार जो थे वे वहां के लोगों को नशीले पदार्थ भी जो वो देते थे ताकि वो उनकी लत लग जाए, शराब की लत लग जाए, और लोगों का आर्थिक शोषण जो वो और ज्यादा जो वो अच्छे तरीके से वो करते रहेंगे। तो इस आंदोलन के लिए जो वो बाद में महिलाएं बड़े लेवल के ऊपर इसके लिए आगे आई थी। फिर उसका इफेक्ट क्या रहा, और मजबूरन जो है वो कंपनी के ठेकेदारों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि जब लोग बड़े लेवल के ऊपर जो इसके साथ पेड़ों के साथ चिपक गए तो उनको वापस ही जो खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन यह आंदोलन होने का इम्पैक्ट ये रहा कि इसके बाद सरकारी समितियां बनाई जाने लगी और 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर 15 वर्षों के लिए वृक्ष काटने के ऊपर जो वो रोक लगा दी गई। इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर देश के कई हिस्सों में लोगों ने इसी तरह के आंदोलन जो वो चलाए, और इसी प्रकार एक आंदोलन है कर्नाटक के अंदर जो एपिको आंदोलन बोला जाता था, वो भी काफी फेमस हुआ था। तो बेसिकली चिपको आंदोलन क्या था, किसने स्टार्ट किया, कब शुरू हुआ, इसका इंटेंशन क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये मैंने अभी आपको चिपको आंदोलन के दौरान बताया। फिर अगला आपका एक और मूवमेंट आता है जिसको पार्टी बेस्ड मूवमेंट बोला जाता है, यानी दल पर आधारित जो आंदोलन हो उसको बोला जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में अगर हम बात करें तो किसान रहे, हमारे यहाँ लेबर रही है, बहुत सारी जो है ट्राइब्स लोग रहे, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, और कांग्रेस और अदर पार्टीज ने उनको समर्थन भी दिया था। तो 1930 में महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बारदौली का आंदोलन भी जो हो चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिसकी अगुवाई की थी 1928 के अंदर। तो ऐसे ही आज़ादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन जो हो पार्टी बेस्ड मूवमेंट जिसको बोला जाता है, जिनको बहुत सारी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया था, वो चले थे। तो उनमें से मैं वन बाय वन आपको जो है एक दो के नाम इसमें मैं बताऊंगी। सबसे पहला आता है तेलंगाना कृषक विद्रोह, यानी कि तेलंगाना के अंदर पीजेंट्स का जो रिवोल्ट रहा वो रहा था 1946 में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 1951 तक ये कंटिन्यू रहा था। ये आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र पड़ता था वहां पर था, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आज सेपरेट स्टेट के रूप में आप देख रहे हो, कभी ये एक ही होते थे। तो ऐसे में जो टीनेंट्स थे यानी काश्तकार जो थे, जो किराए पे भूमि पे काम करते थे, वो खुद तो स्वामी होते नहीं थे भूमि के। तो ऐसे में तेलंगाना का जो विद्रोह था वो कई सालों तक चलता रहा, और कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो इसके नेतृत्व में ही किसान जो थे वो जगह जगह जन समितियां बनाकर जो वो आंदोलन कर रहे थे। इन समितियों ने लगभग 10 लाख एकड़ भूमि किसानों के बीच जो वो बांट दी थी। जमींदार, पुलिस, सरकारी अधिकारी इन समितियों के आदेशों के अनुसार ही काम कर रहे थे। ठीक ऐसे नक्सलवादी कृषक आंदोलन जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर 1969 में जो शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के अंदर जो भूमिहीन किसान थे उनकी कंडीशन खराब थी, उनको देखते हुए वो चाहते थे कि जो बड़े किसान हैं उनके पास 250 एकड़ जो जमीन जिनके पास है उनसे इवन इससे ज़्यादा जिसके पास है वो उनसे छीन कर जो वो गरीबों को बांट दी जाए। ये आंदोलन शुरू हुआ था 1967 के अराउंड, और 69 में जो इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। चारू मजूमदार जी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में जो वो बताया था। ये आंदोलन रहा है क्योंकि इसको भी जो है वो आपके लेनिन और माओ त्से-तुंग के जो है लेनिनवादी मार्क्सवादी पार्टी के जो लीडर रहे हैं, जिसको मैंने चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने जो है इसको फेवर किया था। तो पार्टी बेस्ड मूवमेंट पर यानी कि बहुत सारी पार्टी के लीडर्स ने भी मूवमेंट को जो वो समय समय पर जो वो अपना सपोर्ट दिया है। ठीक ऐसे ही एक और आंदोलन उग्रवादी हिंसा से प्रभावित जो अन्य क्षेत्र रहे, जैसे बाद में हिंसा यानी वायलेंस जो बड़े एरिया में होती है, जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा में जब उस दौरान फैली थी, तो बिहार और झारखंड में जो माओवादी साम्यवादी केंद्र था वो अपनी गतिविधियां चला रहा था। ये ग्रुप यानी कि इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी इन एरियाज के अंदर। ऐसे में
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पीपुल्स वार ग्रुप्स जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उन्होंने घरों, गोदामों, पुलिस और सैन्य कर्मियों पर हमले किए। नक्सलवादी आंदोलन को सिर्फ पुलिस व सेना ने नहीं दबाया जा सका, बल्कि सरकार को भी बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ती बेचैनी से जो है निपटना होगा। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं कंटिन्यू और आप जो उनको दबाने की कोशिश करें। इवन गवर्नमेंट को भी जो लोगों की जो डिमांड है उनके ऊपर विचार करना होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग सही भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नॉन पार्टी मूवमेंट। नॉन पार्टी मूवमेंट के अंदर आप देखेंगे कि 70 और 80 के दशक में समाज के कई वर्गों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से जो वो मन टूट गया था। इसका रीजन ये था कि जनता पार्टी के रूप में जिस गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग किया गया था वो कुछ चल नहीं पाई थी। यानी कि मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर में 1977 के अंदर जो वो जनता पार्टी एक बार सत्ता में आई, लेकिन 18 महीने के अंदर ही जो वो इस पार्टी को जो वो दोबारा से इलेक्ट जो वो इलेक्शन हुए और ये पार्टी जो अपना वजूद ज़्यादा दिन तक कायम नहीं कर पाई थी। तो वैसे ही कुछ नॉन पार्टियों के मूवमेंट्स जो रहे वो क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, नॉन पार्टी मूवमेंट्स के अंदर ये बताया गया है। तो ऐसे आंदोलन जिनका नेतृत्व समाज के कुछ ऐसे लोगों ने किया जो किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखते थे। इन आंदोलन के नेताओं ने न तो चुनाव लड़े और न ही देश की राजनीति में भाग लिया। यानी कि आप एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप जो कि अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं दलित आंदोलन हो गए, पर्यावरण आंदोलन हो गए, किसान मूवमेंट हो गए, महिला के राइट्स को लेकर जो मूवमेंट्स रहे वो हो गए, छात्रों के मूवमेंट हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो आंदोलन थे वो चलाए गए थे। अब इनके पीछे रीजन क्या थे, यानी नॉन पार्टी मूवमेंट जो वो चलाए जाते थे जो आंदोलन, उनके पीछे कारण क्या थे। पहला जो आता है वो सबसे पहले यही आता है हमारे सामने कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो उसका मार्ग जो है इन्होंने जो वो ओपन किया था। 1951 से लेकर 1974 तक हमारे यहाँ 4 5 ईयर प्लान जो वो लागू हो चुके थे, जिनमें से 3 जो 5 ईयर प्लान जो थे वो पूरी तरह से लागू हो चुके थे। चौथी जो है वो उस पर काम चल रहा था और ऐसे में इन प्लानिंग में जो है राष्ट्रीय आय में भी इसमें बढ़ोतरी हुई थी और कई वस्तुएं जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गए, कपास हो गया, कॉटन हो गया, आपका ग्रेन्स हो गया, इनमें जो है वो हमारी कंट्री ने काफ़ी जो हो प्रोग्रेस हासिल कर ली थी। लेकिन साथ ही साथ जो पॉवर्टी थी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट था, आपकी जो डिफरेंट बीमारियां थी वो भी देश के अंदर जो वो बढ़ती जा रही थी और ऐसे में एक तबका जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। छठी लोकसभा के जो चुनाव होने थे उसमें जनता पार्टी जो वो विजयी रही थी। 1979 में जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया था। 80 में फिर से कांग्रेस आती है और 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से देश में राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दलित और जनजातियां जो थी यानी दलित्स और जो ट्राइब्स पर्सन्स थे वो इस तरह का नेतृत्व उनके वो चाहते थे कि एक परिवर्तन आए उनके समुदाय में, उनके समूह में। इन सब कारणों से कई अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया हुआ और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अलग अलग अपने ग्रुप के लिए जो वो मांगे उठाई। उन्हीं में से सबसे पहले एक आता है दलित पैंथर्स का। दलित पैंथर्स क्या था? अमेरिका में दलित पैंथर्स, आपने पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल पढ़ा था, BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा होगा, वो दलित समुदाय से ही बिलोंग करते थे। इसमें होता क्या था, बेसिकली हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जाति को लेकर जो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, शोषण होता था इन लोगों का जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ऐसे में उन लोगों के द्वारा जब सोसाइटी के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो उनके द्वारा एक आंदोलन चला गया जिसे दलित पैंथर्स बोला जाता है। दलित पैंथर्स की स्थापना क्या थी, कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रही दलित पैंथर्स की, वो अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो दलित पैंथर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, यानी उनको टॉर्चर किया जाता था और लोग जो हो हर प्लेस जो उनका सेपरेट होता था। ये हमने 6th और 7th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो ठीक ऐसे ही 1966 में अमेरिका की कैलिफोर्निया, एक बहुत बड़ी सिटी है वहाँ की, राज्य में ब्लैक पैंथर पार्टी की स्थापना की जाती है। काले लोगों ने अपने राइट्स को लेकर जो वो संघर्ष स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। ऐसे में अमेरिका के जो ब्लैक पैंथर से प्रेरणा लेते हुए हमारे यहाँ भी इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के कुछ शिक्षित लोगों ने 1972 में, इंडिया में कब हुआ 1972 में, ठीक है, और अमेरिका में 1966 में, तो यहाँ पर भी दलित पैंथर की एक इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई एक ग्रुप की, जिसने दलितों के मान सम्मान के लिए, उनके राइट्स को लेकर जो वो आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी।
इसमें निम्नलिखित बातों को जो हो सामने रखा गया है। इट मीन्स कौन कौन से व्यूज जो है इस आंदोलन में रखे गए वो इस प्रकार से थे कि जैसे भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, दलितों को गांव से जो बाहर रहने दिया जाता था पहले मजबूर किया जाता था, इन सब को बंद कर दिया गया। गांव में व्यवहारिक रूप से जो अनटचेबिलिटी सिस्टम था वो खत्म हो गया और जो दलित जो वीमेन थी, बच्चे थे, उनके साथ जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उन सब को लेकर जो वो मांग की गई कि ये सब जो है वो इनके साथ ना हो। साथ ही साथ दलितों के साथ गली मोहल्लों के अंदर उच्च जाति के जो लोग रहते थे उनके साथ जो वो अपमान करते थे, उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके अधिकारों को लेकर मांग की गई। छोटी छोटी बातों को लेकर जो उच्च जाति के लोग जो टॉर्चर करते थे उनके खिलाफ जो है वो ये आंदोलन था। यानी कि ये सारी की सारी जो हो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उन लोगों के द्वारा मांग रखी गई थी इस आंदोलन के माध्यम से। अब एक्टिविटीज क्या रही दलित पैंथर्स की? दलित पैंथर्स में दलित युवाओं की प्रमुख भागीदारी थी एक तरह से। इसके अंदर उन्होंने जो है बहुत सारी मांगे रखी। इट मीन्स ये जब मूवमेंट चलाया गया तो उनकी डिमांड्स थी। ऑब्वियसली जो टॉर्चर हो रहा था उनके साथ तो ये इनकी पहले डिमांड थी, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमारे दलितों के कल्याण और विकास के लिए भी कानून बने, संवैधानिक प्रावधान हो जिससे कि हमारा भी विकास हो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं समाज के लोगों के द्वारा, उच्च जाति के लोगों के द्वारा, वो सब बंद किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। जाति प्रथा को ही खत्म कर दो। जब यही नहीं रहेगी तो ये लोग हमारे साथ जो वो गलत व्यवहार भी नहीं करेंगे। भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, कारखाने हैं, जितने भी कारखानों में काम करने वाले गरीब मजदूर हैं, गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हैं, वंचित लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी डिमांड रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब हैं या फिर वंचित वर्ग से डिसएडवांटेज पर्सन्स जो हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनकी इकोनॉमी को भी जो है सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो वो पहल करनी शुरू की जानी चाहिए। अब इसका असर क्या रहा दलित पैंथर्स के मूवमेंट का, इन एक्टिविटीज़ का? इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही। अब इन सारे मूवमेंट से प्रभावित होकर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए। 1955 में जो वो अनटचेबिलिटी को जो वो अनटचेबिलिटी के ऊपर रोक लगा दी गई और साथ ही साथ इसको लेकर जो इसके रिगार्डिंग और भी कानून बनाए गए। दलितों, गरीबों, मजदूरों और जो भी पीजेंट्स थे और जो समाज में वंचित वर्गों से जो भी ग्रुप आता था उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई गई ताकि वो अपने अत्याचार उनके खिलाफ जो भी हो रहे उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। दलित पैंथर्स ने मराठी साहित्य में एक नए अध्याय का आरंभ किया। कई लेखकों, कवियों ने अपनी रचनाओं के अंदर दलितों की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन जो वो किया, जो वो सहते थे। उच्च जाति के लोग जो उनके साथ टॉर्चर करते थे, जो उनका शोषण करते थे, उनका जो है रिटर्न में उनके ऊपर जो किताबें, लेख छापे गए ताकि लोग उनको पढ़े और उनके अंदर जो वो जागरूकता आई। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा जो वो कुछ कानून भी बनाए गए और 1989 के अंदर स्पेशली SC/ST को लेकर जो प्रोविज़न भी किए गए। या आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से सरकार ने भी इनसे प्रभावित होकर कुछ कानून जो वो बनाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन क्या था? सीधी सी बात है, किसान यूनियन था तो ये उन किसान यूनियन है, किसान आंदोलन है, तो ये उन आंदोलनों की ओर इशारा करते हैं जो कृषि से संबंधित, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनसे संबंधित आंदोलन हो। तो इसके अंदर क्या था? भारत एक कृषि प्रधान देश है, नो डाउट। यहाँ पर हमारे यहाँ 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यहाँ अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ जमींदारी जो सिस्टम है वो लागू रहा था, जिसमें जमींदार क्या करते थे, भूमि के वो स्वामी होते थे, यानी भूमि उनकी खुद की होती थी और किसानों ने जो है वो किसान उसके ऊपर क्या करते थे, सिर्फ खेती करते थे। भूमि उनकी है, किसान सिर्फ खेती करते थे। तो ऐसे में जमींदार जो वो किसानों का खूब शोषण करते थे और किसानों को 2 समय पेट भर भोजन भी अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाता था। अब ऐसे में सूखा पड़ जाता, बाढ़ आ जाती, ओले गिर जाते, तो ऐसे में प्राकृतिक विपदा कोई भी आ जाती तो उनकी अगर फसल बर्बाद हो जाती तो उसका लगान भी किसानों को, जमींदार को देना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ा उनके साथ अन्याय होता था। यानी फसल जो उनका एकमात्र जो है व्यवसाय, आजीविका चलाने का एकमात्र साधन था, वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई। अब वो भला कहाँ से लगान देते, लेकिन फिर भी उनको लगान देना पड़ता था। तो ऐसे में किसान जो वो
कर्जे में डूबता चला जाता था। क्यों? क्योंकि वो साहूकारों से कर्जा लेते लगान चुकाने के लिए और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए। ऐसे में वो दिन प्रतिदिन जो वो कर्जे में डूबते चले जाते। तो ऐसे में हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ऐसा ही हुआ कि बहुत बार अकाल पड़ा, चाहे वो 1876 का रहा हो, 1898 का रहा हो, 1901 का रहा हो, यहाँ पर हमारे यहाँ अकाल पड़े। तो अकाल पड़ने की वजह से किसान की हालत जो वो बहुत ही दयनीय हो जाती। तो इन सब को लेकर किसानों ने जो है वो किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था। तो इन सब को लेकर किसानों ने जो वो अपने आंदोलन जो वो स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी कड़ी के अंदर उन्होंने अपना एक पहला जो है आंदोलन चलाया जिसका नाम था भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक प्रमुख किसान संघ है और यह एक प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। इसने किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स जो वो स्टार्ट किए थे। 1988 के अंदर जो है भारतीय किसान यूनियन के लगभग ये मान के चलिए कि आप 20,000 जो पीजेंट्स थे उन्होंने मेरठ के अंदर, यूपी मेरठ में जो वो वहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और 20 दिनों तक जो वो कंटिन्यू डेरा अपना डाले रखा। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी मांगे थी। उन मांगों के अंदर उनको ये लगता था कि हमारे लिए नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के राशन पाने की व्यवस्था की जा रही है, सरकार के द्वारा उन्होंने इसकी डिमांड की। साथ ही साथ उन्होंने धरना जो है उन्होंने उस धरने के अंदर किसी भी प्रकार की वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने जो अपना ये मूवमेंट चलाया। साथ ही उन्होंने बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है सरकार के द्वारा उसमें कटौती की जाए, किसानों की आर्थिक दशा और कृषि के ऊपर कोई भी सरकार की नई पॉलिसी का बुरा प्रभाव ना पड़े इस बात के ऊपर जो वो ध्यान दिया जाए। ये सारी की सारी मांग जो उन्होंने अपने सरकार के सामने जो वो रखी। इसके जरिए उन्होंने धरना, रैली, प्रदर्शन, रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो इत्यादि जितने भी साधन थे वो सब जो उन्होंने फॉलो किए। इन्होंने जो है वो बहुत सारी रैलियां भी निकाली और भारतीय किसान यूनियन ने 1990 तक अपने आप को राजनीतिक दलों से दूर रखा और अपने हिसाब से जो वो आंदोलन स्टार्ट किए। लेकिन धीरे धीरे जो वो बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो इनके साथ आकर जो वो मिलने लग गए और अपने दिलचस्पी जो इन आंदोलन में जो इन मूवमेंट्स के अंदर दिखाने लग गए। ऐसे में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दलीय मतभेद को ध्यान में न रखते हुए इनके समीप जाने लगे और किसानों के हितों की बात जो वो करने लग गई। ये पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो वो अपना फ़ायदा देखती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब इसकी खास बातें क्या थी? अगर मैं कहूँ कि जो भारतीय किसान यूनियन रहा इसकी क्या खास बातें थी, तो आज़ादी के बाद बहुत से किसानों ने जो आंदोलन किए थे उन्होंने भारत की राजनीति पर अपना पूरा का पूरा प्रभाव जो वो डाला था। किसानों की आर्थिक दशा में विकास के प्रयास भी किए थे। भारत में किसान आंदोलन पूरी तरह से सुसंगठित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो सारे राष्ट्र में अपना प्रभाव जो है रखता हो और सारे देश के किसानों को लामबद्ध करता हो। यहाँ किसान आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर खड़े होते रहे हैं और उन्होंने संबंधित क्षेत्र के किसानों के मुद्दों को ही उठाया है। किसान आंदोलन से ग्रामीण जनता का विशेषकर किसान वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है और किसान आंदोलन किसान संगठनों में संगठनात्मक तत्वों का अभाव है, इसलिए उनमें स्थायित्व का अभाव है। बड़े बड़े किसानों और भूस्वामियों ने किसान आंदोलनों, किसान रैलियों और प्रदर्शनों द्वारा अपने आप को किसान नेता के रूप में प्रदर्शित करके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की है। तो इस प्रकार से किसान आंदोलनों के जरिए किसानों ने अपनी मांगे जो वो सरकार के सामने रखी कि उस समय पर जो बिजली है, सिंचाई है, उनकी दरों में कटौती की जाए, अच्छी खाद व बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाए जाए, उपज की उचित कीमतें जो वो किसानों को दी जाए, बिजली की सप्लाई और ऋण माफी के लिए भी जो किसानों ने समय समय पर आंदोलन किए हैं। तो इस प्रकार से किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय समय पर किए जाने वाले आंदोलन है और सरकार ने इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे जो वो इसके ऊपर जो वो कदम भी उठाए हैं। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो कि सरकार के द्वारा इनकी फसलों का जो उचित जो है वो मूल्य, समर्थन मूल्य उनको दिया जाता है। साथ ही साथ मुआवजा उनको दिया जाता है किसी भी प्रकार की ओलावृष्टि होने पर या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो किसानों को एक उचित मुआवजा जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आता है
वो आता है नेशनल फिश वर्कर्स मूवमेंट। नेशनल फिश वर्कर्स मूवमेंट के अंदर आप देखोगे कि एक 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, मछुआरों का एक संगठन था। मछुआरों का संगठन था जो सीधी सी बात है अपनी ही डिमांड जो वो रखेंगे। हमारे यहाँ कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग के अंदर, अगर सदर्न हिस्से में बात की जाए तो पूर्व दक्षिण के अंदर यानी कि ईस्ट साउथ के अंदर बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, फिर दक्षिण पश्चिमी सीमा अरब सागर से मिलती है हमारी, तो ऐसे में समुद्री हिस्सा बहुत बड़ा हो गया। तो इनसे लगने वाले जो हिस्से हैं वहाँ पर मछली पालन जो एक मेन व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, मछली पकड़ना, उनको बेचना, ठीक है, उनसे जो भी उनको पैसा मिलता है उससे अपना जो वो अपना घर बार चलाते हैं। तो इन्हीं लोगों को जो ये काम करते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, इनको मछुआरे बोला जाता है। तो भारत में मछुआरों की संख्या जो वो संसार में दूसरे नंबर पे आती है, यानी कि एक बड़ा ऑक्यूपेशन जो हमारे यहाँ लोगों के द्वारा ये किया जाता है। ये भी साथ ही साथ ये ठीक है कि हम एंशिएंट टाइम से जो इसका प्रयोग करते आए हैं, मछली देसी जो नाव है उनका प्रयोग करके देसी जालों के अंदर मछली पकड़ी जाती है, उन्हें बेचा जाता है, फिर उनसे जो वो लोगों का घर जो वो चलता है। तो ऐसे में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम इन्हीं मछुआरों द्वारा जो वो स्थापित किया गया एक संगठन है। मैं कह सकती हूँ कि मछुआरों को द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इन्होंने इसे जन आंदोलन क्यों बनाया, क्या वजह थी इसकी वजह से कि ये आंदोलन जो उनको चलाना पड़ा। देखो, पारंपरिक व्यवसाय की जो है यानी कि इनके जो एंसेस्टर हैं ये काम करते आए थे, उसके बाद इन्होंने इस काम को स्टार्ट कर दिया। और ये जो विषय है यानी कि मछली पालन जो विषय है ये स्टेट जो है लिस्ट के अंदर आता है। तो ऐसे में हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मछुआरों के रिगार्डिंग जो अलग अलग कानून बनाती है। तो बड़े स्टेट लेवल के ऊपर जो कोई भी एक ऐसा फिश वर्कर फॉर्म नहीं है जो कि पूरे के पूरे राष्ट्र स्तर पर जो वो काम करता हो। तो पहले ऐसा ही होता था, हर स्टेट ने जो अपने अकॉर्डिंग जो इसको मछुआरों के लिए जो वो कानून बनाए हुए थे। तो ऐसे में पहली बार 1980 के दशक में जो वो मछुआरों ने अपना एक नेशनल लेवल का जो वो नेशनल फिश वर्कर्स फॉर्म जो वो एस्टेब्लिश किया। और ये पहली बार केरल के अंदर जो वो स्थापित किया गया वहाँ के मछुआरों के द्वारा। और इसके अंदर जो उन्होंने सरकार से बहुत सारी डिमांड्स रखी और केंद्र के गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है इनकी समस्या को समझा और जो है कुछ ऑर्डर जो है इनके रिगार्डिंग दिए। जैसे कि जो मल्टी नेशनल कंपनियां होती हैं उसका जो है उनको भी इसका लाभ जो वो मिला। उन्होंने अपने जो जहाज होते थे, उनके जो व्यावसायिक जहाज होते थे, अपने आधुनिक तकनीकी तरीकों से मछली पकड़ना उन्होंने स्टार्ट किया। इसने पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने और मछुआरों की रोजी पर प्रभाव पड़ा। इस फॉर्म को केंद्र के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। फॉर्म का कहना था कि सरकार की नीति से उन मछुआरों को हानि हुई है जो अपना पेट पालने के लिए, मछली पकड़ने के लिए व्यवसाय से जुड़े। यानी कि सीधी सी बात ये है, हमारे देश के अंदर मल्टीपर्पज जो कंपनियां होती, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो वो मछली पालन का काम शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे जो ये काम करते आ रहे थे, इससे उनके व्यवसाय के ऊपर असर पड़ा और उन्होंने सरकार के सामने जो अपनी मांगे रखी। तो ऐसे में इस नीति के तहत जो गरीब के विरुद्ध और अमीर के पक्ष में सन 2002 में इस फॉर्म ने मछुआरों की एक राष्ट्रव्यापी यानी 2002 में इस फॉर्म ने नेशनल लेवल की स्ट्राइक जो वो स्टार्ट कर दी और अपने अधिकारों को लेकर जो वो डिमांड उठाई। बाद में सरकार को जो इनकी कुछ मांगे जो वो माननी पड़ी थी। ठीक इसी कड़ी में जो आगे आपका आता है एक आपका एंटी बैरक एरक मूवमेंट है, सॉरी, एक आपका जो है इसी से नेक्स्ट जो है एंटी एरक मूवमेंट क्या था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जिसको बोला जाता है। ये आज भी कहीं ना कहीं यूपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताड़ी बेसिकली क्या होता है, कच्ची शराब को ताड़ी बोला जाता है, ठीक है, देसी शराब कह लीजिए या कच्ची ताड़ी कह लीजिए। और इसको गांव वाले जो होते हैं वो अपने घरों में ही तैयार कर लेते हैं। एक पेड़ होता है, उनसे जो वो शराब निकालने का काम किया जाता है, उसको ताड़ी बोला जाता है। तो ये जो है हमारे यहाँ 1990 के दशक में जो वो आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा स्टार्टिंग में चलाया गया था। इसमें महिलाओं ने जो वो ताड़ी की बिक्री के ऊपर रोक लगाने की मांग की थी। यानी कि लेडीज के द्वारा, विमेन के द्वारा जो है ताड़ी के ऊपर, ताड़ी यानी कि देसी शराब, उसके ऊपर रोक लगाने की महिलाओं के द्वारा जो है मांग की गई थी। ताकि क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था। जो मेल
थे उनके घरों में, वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय और एक तरह से ये कहिए कि बच्चों का लालन पालन और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी जो वो पूरी तरह से चौपटे हो रही थी। तो ताड़ी आंदोलन की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुबरगंटा नाम याद रखे, थोड़ा सा अटपटा सा है, दुबरगंटा गांव में हुई थी। इस गांव की महिलाएं जो है वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, तो उससे वो काफ़ी जो वो शिक्षित हुई थी और उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला था। जब वो इकट्ठी हुई इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत, तो उनकी घरेलू बातें भी जो वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो इस दौरान उन्होंने जो है वो देखा कि सभी महिलाएं जो वो पुरुषों द्वारा जो ताड़ी पीते थे उसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ऐसे में इन गाँव की औरतों ने इकट्ठे होकर जो वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को पता है कि ताड़ी के नतीजे जो होते हैं यानी शराब के रिजल्ट जो वो बुरे ही होते हैं। इससे आपको पता है शारीरिक मानसिक हानि होती है, आर्थिक दशा जो वो खराब हो जाती है, और साथ ही साथ जो वहाँ के कोई भी व्यक्ति जो शोषण करना चाहता है किसी भी तरीके से, वो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। और साथ ही साथ जो खेतों में काम करने वाले जो लोग होते थे, उनके ज़मीन जो हो वो साहूकार के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, जो वो ठेकेदारों के द्वारा जब्त कर ली जाती थी। तो इन सब वजह से जो वो साथ में घर में उनके क्लेश रहता था, पति पत्नी में, बच्चों के बीच में जो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इसकी वजह से जो वो चलते रहते हैं। तो ये सब हो रहा था, तो इससे जो वहाँ की औरतें थी वो काफ़ी परेशान थी। इसीलिए उन्होंने जो वो इसके खिलाफ जो वो आंदोलन करने की सोची। तो इसको लेकर उन्होंने बड़े लेवल पर जो वो धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इसको लेकर जो उन्होंने कहा कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। वहाँ के जो ठेकेदार थे, जो ठेके के ऊपर इस ताड़ी को बेचा जाता था, तो महिलाओं ने उनके खिलाफ जो नारेबाजी करनी स्टार्ट कर दी और इसको बंद करवाने की जो है मांग अपनी शुरू कर दी। तो ऐसे में सरकार ने इस प्रस्ताव को स्टार्टिंग में जो है मानने में और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये आंदोलन कंटिन्यू बढ़ता रहा तो सरकार को क्योंकि सरकार को क्या हो रहा था, सरकार को नुकसान क्यों, किससे, टैक्स से। सरकार को जो वो टैक्स मिल रहा था शराब से। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी इजीली जो वो सीधा इस बात को मानने के लिए जो वो तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ जो शराब के जो ठेके थे और अपराध की दुनिया, जो क्रिमिनल्स हैं या आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन, उनका इनके साथ गहरा संबंध होता है। तो इसी कारण जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें भी क्रिमिनल जो है वो यानी क्राइम्स जो वो बढ़ते जा रहे थे, और शराब के ठेकेदारों का सरकार पर दबाव जो था वो भी जो वो बढ़ रहा था। ऐसे में सरकार आसानी से इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती थी। आपराधिक तत्व भी जो वो चुनाव में इसी वजह से जो वो जीत पा रहे थे। लेकिन महिलाएं जो उन्होंने भी हार नहीं मानी, वो डटी रही अपनी मांगों के ऊपर और कंटिन्यू जो वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जो थे या सामाजिक और आर्थिक बहुत सारे संगठन जो है इनके साथ जुड़ने लगे और सभी ने मिलकर जो वो इसके खिलाफ जो वो विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखा। और धीरे धीरे ये प्रदर्शन जो वो सारे आंध्र प्रदेश में फैल गया। जो है गाँव में महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करवानी स्टार्ट कर दी। और 1992 में आकर एक गाँव में घटी घटना का उल्लेख जो इस आंदोलन में और भी अधिक ज़्यादा जो आपको स्पष्ट करेगा कि उस दौरान क्या हुआ। आंध्र प्रदेश का एक गांव पड़ता है चित्तूर गांव, ठीक है, चित्तौड़ जिले के अंदर काली नदी मंडल एक गांव है गुडलूर गांव। वहां पर महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाने के ताड़ी के ठेकेदारों से प्रार्थना की, लेकिन ताड़ी की दुकान बंद कर दी। लेकिन महिलाओं ने ऐसा उन्होंने नहीं किया, महिलाओं की बात को नहीं माना। फिर महिलाओं ने जो है मजबूरन इकट्ठा होकर जो ताड़ी लाने वाली जो जीप होती थी उस जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ठेकेदारों ने गुंडों को जीप के साथ भेजा। इस पर महिलाओं ने उन गुंडों और जीप को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ठेकेदारों ने पुलिस की सहायता ली, परंतु पुलिस भी महिलाओं के सामने नहीं खड़ी रह पाई और उनको भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि महिलाएं जो एक विशाल झुंड के रूप में, एक विशाल जुलूस के रूप में जो वो इकट्ठी थी और अपनी मांगों के ऊपर जो वो अडिग रही। अब बात आती है कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा कि ताड़ी विरोधी जो मुद्दा था वो महिलाएं आंदोलन के विभिन्न मुद्दों के साथ जो वो जोड़ दिया गया और महिला आंदोलन का एक अंग बन गया। घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि के साथ जो है ताड़ी का विरोध भी एक प्रमुख मुद्दा है। यानी कि ये सारे मुद्दे जो वो इसी आंदोलन के साथ जोड़ दिए गए। ताड़ी विरोधी आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं में एक अवेयरनेस का काम किया
अब महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता चलने लग गया। आगे चलकर महिलाओं ने जो वो इक्वल राइट की जो डिमांड की, जेंडर बेस्ड जो पार्शियलिटी होती थी उसका विरोध किया, उसको अपोज किया, इक्वल जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की मांग की। तो आगे चलकर ये बहुत सारे जो प्रभाव है वो ताड़ी आंदोलन के महिलाओं के ऊपर जो देखने को मिले थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन आपने सुना होगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदा घाटी के अंदर जो है नर्मदा रिवर जो कि आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके आपका गुजरात महाराष्ट्र को जो है इनसे पानी मिलता है, वहाँ से फ्लो करते हुए अरब सागर में गिरती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहने वाली ये जो नर्मदा नदी है इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे बांध हैं। इसी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो बड़े बहुउद्देशीय योजना जो वो सरकार के द्वारा बनानी शुरू की गई। अब ऐसे में वहाँ के लोगों ने इसके निर्माण से सीधी सी बात है, इस प्रोजेक्ट को सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था तो इस प्रोजेक्ट से जो पानी की समस्या राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की वो सब समस्या खत्म होने वाली थी, पानी की, बिजली की, ठीक है, जिससे कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था और इससे जो है खेती में वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो वहाँ पर बांध ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था इसका विरोध किया गया। वहाँ का के लोगों का मानना ये था कि इससे 245 गांव जो हो वो डूब सकते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, लोगों के घर उजड़ जाएंगे, वो दोबारा से कहाँ पर रहेंगे, उनकी रहने की समस्या आएगी। इसीलिए वहाँ के लोगों ने, स्थायी लोगों ने जो इसके विरोध जो वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1988-89 में जो वो इन्होंने पूरा एक आंदोलन का रूप ले लिया था। इसका नेतृत्व, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो हो मेधा पाटेकर जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेविका रही हैं उनके द्वारा किया जा रहा था। उनके साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी, हाँ जी ये वही हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन को जो वो लीड किया था, और बाबा आमटे वो भी जो वो जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब जो ये आंदोलनकारी जो थे उनकी कुछ मांगे थी और वो मांगे ये थी कि जिन भी लोगों को आप यहाँ से विस्थापित करोगे, निकालोगे, डिस्प्लेस जिनको किया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था जो वो गवर्नमेंट करें। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति से ही ये काम शुरू हो। इस आंदोलन के अंतर्गत ये भी सवाल किया गया कि जो विकास की बात आप कर रहे हैं वो उचित है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बांध और डैम की वजह से जो होने वाला खर्चा होगा उनसे समाज के विभिन्न वर्ग, गांव, परिवार द्वारा जो भुगते जाने वाले परिवार जो होंगे, जो भी परिवार इस रिजल्ट को भुगतेंगे उसका परिणाम जो होगा उसका मूल्यांकन किए बिना बांध बनाने का निर्णय करना उचित नहीं है। यानी कि इस आंदोलन में ये मांग रखी गई कि ठीक आप विकास करना चाहते हो, लेकिन विकास के साथ साथ ये देखिए कि उसका असर किस किस वर्ग के ऊपर पड़ेगा और कितना पड़ेगा, आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो वो शुरू किया गया था। अब इसके लिए जो है उच्चतम न्यायालय के अंदर भी जो है वो केस दायर किया गया और बांध की ऊंचाई जो 110 मीटर से बढ़ाकर 122 मीटर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। मेधा पाटेकर जी जो विस्थापित यानी जो लोग उनकी जगह से निकाले जा रहे थे, उनका आवास उनसे छीना जा रहा था, उनके आवास को लेकर जो वो लगातार कंटिन्यू जो वो अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा और वो भूख हड़ताल पर भी रही। और जल संकट से जूझ रहे गुजरात के लोगों को यह आशंका थी कि मेधा पाटेकर और अन्य आंदोलनकारी जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम रोक सकती है। लेकिन इसीलिए 16 अप्रैल 2006 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी 51 घंटे की भूख हड़ताल जो वो शुरू कर दी गई और 17 अप्रैल 2006 को नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की गई। न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकार को चेतावनी दी कि विस्थापितों का सही ढंग से पुनर्वास नहीं हो सका तो बांध का और आगे निर्माण रोक दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट का यही डिसीजन आया कि जब तक आप जितने भी लोग यहाँ से निकाले गए हैं, जिनको उनकी जगह से निकाला गया, उनका आवास छीना गया, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक जो हो बांध निर्माण का काम जो वो रोक दिया जाए। तो अब बात आती है कि इसका रिजल्ट क्या रहा, लेसन्स फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट से, कि आखिरकार इन आंदोलन, इतने सारे जो आंदोलन अभी हमने इस चैप्टर में पढ़े, उनका रिजल्ट क्या रहा, उनका सबक क्या मिला, क्या सीख मिली,
कि इन आंदोलनों की वजह से एक तो ये रहा कि आंदोलन बिल्कुल, हम जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो गवर्नमेंट की पॉलिसी से तो हम आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी नागरिकों को भाषण देने, विचार करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे राइट दिए गए हैं। तो ऐसे में कोई भी आंदोलन यदि हिंसा को नहीं भड़काता तो लोगों को उसे करने की छूट जो है वो होनी ही चाहिए, और है भी, और ऐसा ही लोगों ने इन आंदोलनों के द्वारा किया भी। इन आंदोलनों के द्वारा आउटकम एक ये भी आया कि इसका उद्देश्य सिर्फ धरना प्रदर्शन करना या फिर अपनी मांगे सामने रखना ये नहीं था, बल्कि इससे समाज के असंतोष और लोगों की मांगों व आकांक्षाओं को व्यक्त करने का भी एक अहम और सशक्त साधन जो है ये है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक कार्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है, ताकि ये समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इसके सामने रहे। एक और टॉपिक रहता है आपका, छोटा सा टॉपिक है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आपने 7th, 8th, 9th, 10th में भी पढ़ा होगा। सूचना का अधिकार, इसके लिए जो है वो, इसके लिए भी एक लंबा आंदोलन चला था 1990 में, जो कि चला था मजदूर किसान शक्ति यूनियन के द्वारा जो शुरू किया गया था। यहाँ पर राजस्थान में काम करने वाले इस संगठन ने क्या किया, सरकार के सामने मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा हो। यानी राजस्थान के अंदर मजदूर किसान शक्ति यूनियन MKSA, उसके द्वारा सबसे पहले ये मांग रखी गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने के लिए कहा। वास्तव में उन लोगों को लग रहा था कि स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांध, सामुदायिक केंद्र के निर्माण से संबंधित विकास योजनाओं के पूरा होने पर उन्हें जो मजदूरी दी गई है उसमें बहुत हेराफेरी हुई है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था। तो ऐसे में वो चाहते थे कि खुलासा होना चाहिए, और इसी बात को लेकर उन्होंने एक मूवमेंट जो वो स्टार्ट कर दिया था। सूचना के अधिकार का ये संघर्ष पंचायत स्तर के कार्यों के ब्यूरो की मांग के द्वारा हुआ, और बाद में राज्य और केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने का अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर कानून बनाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान परिषद अहमदाबाद द्वारा सन 1993 में सूचना के अधिकार पर कानून का मसौदा जो है प्रस्तावित किया गया, और इस प्रकार से कि लंबे समय के बाद जो है ये मुद्दा चलता रहा। यूपीए सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार संबंधी विषय को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया। 11 मई 2005 को सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा द्वारा पास किया गया। 12 मई को जो है राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया। 15 जून को हमारे राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल जी के द्वारा जो इसको स्वीकृति दे दी गई, और इसी के साथ जो ये बिल बन गया, और ये अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 से जो औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम जो वो बोला जाता है। इस अधिकार के तहत जो हम किसी भी सरकारी कार्यालय, किसी भी संस्था इत्यादि से उसका ब्यौरा जो हो वो मांग सकते हैं, और उस अधिकार को जो है अपना खुलासा जो उस ब्यौरा जो है अपना देना पड़ता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी व्यक्ति जो वो किसी भी संस्था से जो वो अपना किसी भी कार्य का जो ब्यौरा वो ले सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे जो वो मूवमेंट्स के बारे में देखा, किस प्रकार से जो वो मूवमेंट्स रहे, किन किन उद्देश्यों को लेकर हमारे डिफरेंट ग्रुप के द्वारा जो है मूवमेंट किए गए, ये हमने जो हो इसमें जाना। साथ ही साथ जो है डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमने इसके अंदर देखा कि क्या क्या रोल रहता है अलग अलग ग्रुप्स का मूवमेंट के अंदर।